हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों 7 फरवरी का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों। जो एकदम क्वेश्चन मिले हैं, एकदम रियल क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, ज़रूर वीडियो देखिए, एकदम आपको हेल्प मिलेगा। जो पॉइंट बताता जाऊँगा दोस्तों उसको नोट करते जाइएगा, उसको मन करते याद कर लीजिएगा, वो आपके शिफ्ट में ज़रूर फंसेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए दोस्तों बंगाल विभाजन के समय दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था याद रखिएगा, तो 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक ना। बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और विभाजन 16 अक्टूबर 1905, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया और तथा 6 साल बाद 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था, ठीक ना। यानी बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा डेट, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए सो वाद्य यंत्र वाला एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पंडित रविशंकर की बात कर लेते हैं। तो सितार से इनका संबंध है, ठीक है। पंडित रविशंकर दोस्तों एक भारतीय संगीतज्ञ और संगीतकार थे दोस्तों। उन्हें भारतीय शास्त्रीय वाद्य सितार की पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। यानी लोकप्रिय बनाने के लिए इनको जाना जाता है दोस्तों। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। कहाँ के दोस्तों? उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध ये वादक हैं। 1999 में दोस्तों पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत रत्न मिल चुका है इनको 1999 में। उन्होंने प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ भी सहयोग किया है, तो बैंड द बीटल्स के साथ सहयोग किया है। पंडित रविशंकर को 3 सरोज भारतीय नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सारे यहाँ से अच्छा गाने को रविशंकर ने धुन पर सेट किया था, ठीक है। यानी धुन किसने दिया था, तो पंडित रविशंकर शर्मा ने ही दिया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। तो देखिए सो गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं दोस्तों, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। गरीबी उन्मूलन मतलब दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा, ठीक ना। तो आपके एग्जाम में दोस्तों गरीबी उन्मूलन न देकर इसे गरीबी हटाओ भी कहते हैं, ठीक ना। अगर ये भी पूछे दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। शिशु मृत्यु दर दोस्तों सबसे ज़्यादा किस राज्य में, ये पूछा था। तो शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से आपके शिफ्ट में हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पंचवर्षीय योजना और जनगणना आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष कौन था। अभी तक दोस्तों पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों ये पूछ दिया है, ठीक है, पूछ चुका है। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो कृषि पर। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों बार बार शिफ्ट में पूछ चुका है, आज दोस्तों चेंज कर दिया है। पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, तो डीपी धर आंसर हो जाएगा सो डीपी धर, ठीक ना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे, ठीक ना। ये है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दोस्तों 5वीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, तो डीपी धर। या भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा, ठीक है, ये याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है। देखिए उसे पूर्व दिशा की ओर बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ऊपर से निकलती है, तिब्बत होते हुए दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों, तो ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। देखिए सो लोहे के साक्ष्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कौशाम्बी से मिले हैं, कौशाम्बी के एटा जिले से, ठीक है, एटा जिले से दोस्तों, कौशाम्बी के एटा जिले से मिले हैं वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों,
हर शिफ्ट में शास्त्रीय नीति से एक क्वेश्चन जरूर पूछा है, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त दोस्तों शास्त्रीय नीतियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नीति है। आठों के आठों याद रख लीजिएगा। देखिए पहला याद रखिएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का है, ठीक ना। कथक याद रख लीजिएगा। कथक कहाँ का है दोस्तों? तो कथक है उत्तर प्रदेश का। इसी तरह कथकली याद रख लीजिएगा। कथकली कहाँ का है दोस्तों? तो ये केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। केरल का एक और है दोस्तों मोहिनी अट्टम, ठीक ना। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है दोस्तों? मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। तो मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया, ये कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया, और बच गए हैं दोस्तों आपके 5 याद रख लीजिए। देखिए एक कुचिपुड़ी याद रख लीजिएगा। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और ओडिसी की बात कर ले तो ओडिसी दोस्तों उड़ीसा का हो जाएगा। ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। मणिपुरी का ही हो जाएगा, ठीक है। और सत्रिया दोस्तों असम का हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का। सत्रिया याद रख लीजिएगा। सत्रिया कहाँ का है? असम का, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने 8 बता दिए, और कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, ये 8 हो गया दोस्तों। 8 मैंने बता दिया। ये यहाँ से शास्त्रीय नीति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में भी बनेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन में अनुच्छेद 42, 44 और 39 दिया था। तो यानी क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन में अगर 42 दिया था तो 42 क्या होता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 42 कर्मचारियों के लिए उचित और मानवतापूर्ण स्थिति और मातृत्व राहत है, यह अनुच्छेद 42 बताता है। अनुच्छेद 44 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की चर्चा किस में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 39 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 39 है राज्य द्वारा नीति निर्माण में कुछ सिद्धांतों का पालन, ठीक ना। ये है अनुच्छेद 39। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए सो दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं सो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हिंदी में पूछा था। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वीणा हो जाएगा, वाणी हो जाएगा, शारदा हो जाएगा, बागेश्वरी हो जाएगा, वेद माता हो जाएगा, भारती हो जाएगा, हंस वाहिनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। देखिए कमल का विलोम पूछा था कि कमल का विलोम क्या होगा? तो कमल का विलोम दोस्तों कठोर हो जाएगा। आय का विलोम पूछा था तो आय का व्यय हो जाएगा, ठीक है। साझा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो साझा करना मतलब दोस्तों लेन देन करना, साझा करना, ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अब ऑप्शन में जो दिया होगा। अगला पूछा था कि सूर्य जी पर्वत के पीछे निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए सूर्य भगवान जो पर्वत के पीछे निकलते हैं तो उसे उदयाचल कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयाचल कहते हैं, ठीक ना। और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत पदक जीता था? तो देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने 2004 में दोस्तों 2004 में ओलंपिक रजत पदक जीता था, ठीक ना। देखिए जनगणना से फिर क्वेश्चन पूछ दिया। 1951 वाला जनगणना खूब पूछ रहा है। जब पूछा था कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए 1951 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, ठीक है। देखिए 1951 वाला जो जनगणना पूछ रहा है तो उसे याद रख लीजिएगा दोस्तों 1951 वाले से कि हिंदू कितने थे दोस्तों? 84.8% थे। मुसलमान कितने थे? तो 9.49% थे। ईसाई दोस्तों 2.3% थे। सिख की संख्या दोस्तों 1.89% थी। बुद्ध की 0.74% थी। अन्य लोग दोस्तों 0.43% थे। और जैन लोग 0.46% थे। इसमें से भी मैं बताऊं दोस्तों, देखिए आप हिंदू वाला याद रख लीजिएगा, मुसलमान वाला याद रख लीजिएगा और जैन वाला याद रख लीजिएगा, ठीक ना। ये पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में। अगला देते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो देखिए दोस्तों, भारत के राजदूत के रूप में दोस्तों 2024 में विनय मोहन क्वात्रा ने कार्यभार संभाला है। ठीक ना, विनय मोहन क्वात्रा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। ठीक ना, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों। तो इसकी उत्पत्ति हुई है तंजौर से। कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तंजौर से हुई है। ठीक ना, तो ये थे दोस्तों हमारे 7 फरवरी के दोस्तों थर्ड शिफ्ट के पेपर थे। 7 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर मैं दोस्तों पूरा पीडीएफ डाल देता हूँ तीनों शिफ्ट का, वहाँ से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।